ये 40 के दशक के दूसरे पहाड़े का जाड़ा था, मगर सच कहूं तो उस बरस का जाड़ा गर्मियों से भी गर्म था। चूंकि हिंदुस्तान की सड़कों पे बरतानिया हुकूमत के खिलाफ बगावत का सबसे तारीखी तांडव जो हो रहा था, मगर हुकूमत बरतानिया इस बगावत से जितनी ज्यादा हलकान थी, उससे कहीं ज्यादा हैरान थी इस बाबत कि जब गांधी, नेहरू और पटेल समेत समूची कांग्रेस की ब्रिगेड काल कोठरी की 4 दीवारी में कैद है, तो आखिर समूचे हिंदुस्तान में बगावत की इस चिंगारी को हवा दे कौन रहा है। तहकीकात हुई तो सामने आता है 3 लड़कियों का नाम। यकीनन उसके बाद समूची हुकूमत इन 3 लड़कियों को गिरफ्तार करने के पीछे पड़ जाती है और अंततः तमाम तिकड़मी हथकंडों को आजमाने के बाद हुकूमत इन 3 में से 2 लड़कियों को कब्जे में लेने में कामयाब हो जाती है। 2 लड़कियां गिरफ्तार हो जाती हैं, मगर एक नाम अब भी हुकूमत की गिरफ्त से दूर, बहुत दूर था। मगर सच बताऊं तो हुकूमत बरतानिया इस बात से शायद उतनी परेशान नहीं थी कि यह नाम उससे दूर है। इस बात से परेशान थी कि हुकूमत के हाथों से दूर होते हुए भी उस लड़की के हाथों से लिखे हुए रोजनामे हर सुबह हिंदुस्तानियों की ड्योढ़ी पर दस्तक दे सांकल को खड़का बरतानिया हुकूमत के जुल्म सितम की गवाहियां दे दिया करते थे। समझ ही नहीं आ रहा था हुकूमत को कि इस लड़की को गिरफ्तार किया जाए तो किया जाए कैसे। और अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में आंखें डाल हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बगावत की अगुवाई करने वाली 28 साल की उस लड़की का नाम था सुभद्रा। वही सुभद्रा जिसका जन्म यकीनन अविभाजित पंजाब के सियालकोट में हुआ था, मगर बचपन तो गुलाबी शहर की रंगीन गलियों यानी जयपुर में गुजरा था। चूंकि सुभद्रा के पिताजी जयपुर रियासत की अपनी पुलिस फोर्स के सिपाही हुआ करते थे, तो जाहिराना तौर से शुरुआती बचपन की पढ़ाई भी जयपुर के इर्द गिर्द के स्कूलों में हुई। पढ़ाई में सुभद्रा बचपन से ही बेहद प्रवीण थी और यही वजह थी कि जयपुर में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब बारी उच्च शिक्षा की आई, तो सुभद्रा ने लाहौर के मशहूर क्रिश्चियन कॉलेज का रुख किया। यह वही लाहौर था जो दुनिया भर में अपने दुपट्टों के लिए मशहूर था, मगर इसी लाहौर ने राजस्थान से आई एक लड़की को दुपट्टा नहीं, एक चोला तोहफे में नजर किया था। और यह चोला कोई ऐसा वैसा मामूली चोला नहीं था, आज़ादी के रंगों वाला चोला था। और जब आज़ादी की इस फौज में अपने आप को सिपाही मान ही लिया था, तो इस फौज के सबसे बड़े सरदार की सदारत से कब तक दूर रहती सुभद्रा। लाहौर के इसी क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के दौरान ही सुभद्रा ने एक रोज तय किया कि वो आज़ादी की साझी लड़ाई के सबसे बड़े कमांडर महात्मा गांधी से मुलाकात करेंगी। बापू उस वक्त वर्धा में थे, तो सुभद्रा लाहौर अपने कॉलेज से करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय कर वर्धा पहुंचती हैं, जहां बापू से मुलाकात होती है। और बापू की तारीखी मुलाकातों ने कैसे हिंदुस्तान की तारीखें बदली हैं, किन किन किरदारों को किन किन रूपों में बदला है, इसकी गवाह तो तारीख ही है। तो बापू की इस एक मुलाकात ने सुभद्रा के आजादी के चोले के रंग को और चटक कर दिया था। इतना चटक कि अब वो रंग अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में किरकिरी बन चुभने वाला था, क्योंकि सामने वक्त की दहलीज पर हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बगावत दस्तक दे रही थी। 1942 का गदर बस शुरू होने को था, मगर वो शुरू होता इसके पहले ही अंग्रेजों ने समूची कांग्रेस की ब्रिगेड को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। सवाल खड़ा हुआ कि अब समूचे हिंदुस्तान में आजादी के इतने बड़े आंदोलन की अगुवाई करेगा कौन। और जवाब देने के लिए सामने आई सुभद्रा। इसके बाद इस गदर में सुभद्रा ने कैसे कैसे कारनामे किए, इसकी एक वानगी तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। और सुभद्रा के यही कारनामे थे जिन कारनामों के चलते लंदन से लेकर दिल्ली के वायसराय हाउस तक अंग्रेजी हुकूमत के कान खड़े थे। हर वक्त हुकूमत के सरबराह अपनी फौजों को बस और बस
सुभद्रा को गिरफ्तार करने के लिए आदेश थमा रहे थे। और जब लंदन से लेकर दिल्ली तक की समूची हुकूमत ही किसी एक लड़की को गिरफ्तार करने के पीछे पड़ जाएगी, तो अंततः आखिरकार तमाम तिकड़मी हथकंडों को आजमाने के बाद ही सही इस गदर की समाप्ति के चंद रोज पहले सुभद्रा यकीनन बरतानिया हुकूमत के सिपाहियों की गिरफ्त में आ चुकी थी। मगर सच तो यही है कि इस गिरफ्तारी के अब कोई मायने नहीं बचे थे। ये बात बरतानिया हुकूमत भी जानती थी और यही वजह थी कि बरस 1946 आते आते हुकूमत की ओर से सुभद्रा को कारागार से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद सुभद्रा की पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। ये लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही विद्यार्थी सुभद्रा नहीं थी, बल्कि देश के प्रबुद्ध राजनीतिक वर्ग के बीच स्थापित और शायद सबसे ज्यादा चर्चित नामों में से एक नाम सुभद्रा जोशी थी, जिनका कद इस बगावत के बाद बहुत बढ़ चुका था। समूचा कांग्रेस आला कमान सुभद्रा को सम्मान की दृष्टि से देख रहा था। खुद बापू सुभद्रा को बेहद पसंद करने लगे थे और शायद यही वजह थी कि बापू सुभद्रा के लिए अपने जहन के सबसे अहम काम की जिम्मेदारी बचा कर रखना चाहते थे। इसीलिए 1946 के बाद उन्होंने सुभद्रा को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। मगर बापू को कहां इल्हाम था कि वक्त मानो सुभद्रा को फुर्सत के पल देने के लिए तैयार ही नहीं था। क्योंकि जिस 1946 की शुरुआत में बापू ने अपने जहन में यह प्रण लिया कि वो सुभद्रा को कुछ वक्त के लिए आराम करने के लिए छोड़ेंगे, उसी 1946 के 8वें महीने में कलकत्ता में डायरेक्ट डेथ के ऐलान हो जाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते समूचा बंगाल सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस उठता है। खून खराबे का वो दौर शुरू होता है कि चंद घंटों के भीतर सैकड़ों की तादाद में लाशें सड़कों पर बिछ जाया करती थीं। यह खून खराबे का ऐसा खतरनाक मंजर था कि गलियों में पुलिस के जवान जाने से कतरा रहे थे। और इतने खतरनाक हालातों में एक 27 साल की लड़की दिल में गांधी के अमन का पैगाम लिए हुए कलकत्ता की गलियों की खाक छान रही थी। हर घर की चौखट पर जाती सुभद्रा, किवाड़ खटकाती, लोगों को शांति का पैगाम सुनाती, अमन की दुहाइयां देती। और यह काम सुभद्रा ने महज 1946 के अगस्त के महीने में नहीं किया, महज कलकत्ता की गलियों में नहीं किया, समूचे बरस 1946 और 47 के बरस हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जिस भी खित्ते में बंटवारे की आग लगी, उस आग को अमन के जल से सींचने के लिए लोगों ने सुभद्रा को वहां अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा पाया। अनीस किदवई अपनी किताब में एक संस्मरण ताजा करते हैं कि जब दिल्ली के आस पड़ोस के इलाके में सुभद्रा दंगों को शांत कराने में जुटी हुई थी, तब ऐसी कई लाशें मिलती थी जो छत विच्छत हालातों में होती थी। किसी का धड़ कटा होता था, कोई 4 दिन से सड़ रही है, कोई फूल चुकी है। ऐसी लाशें जिन्हें देखने के लिए लोग नहीं तैयार होते थे, मुंह बिटका लेते थे। सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर सड़ रही इन लाशों को देख सुभद्रा का कलेजा पसीज गया था। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस 28 बरस के कलेजे के फौलादी जिगर का कि सुभद्रा ने अपने हाथों से उन सर कटी पैर कटी लाशों को न सिर्फ छुआ, बल्कि उन लाशों पर तेल मला, उन लाशों को अंतिम क्रिया के लिए तैयार किया। सैकड़ों की तादाद में लाशों की अंत्येष्टि क्रिया सुभद्रा ने दंगों को शांत कराने के दौरान की। उन 2 वर्षों के दौरान सुभद्रा ने एक पल का आराम नहीं लिया। कई दफा सुभद्रा की तबीयत बिगड़ी, सुभद्रा अस्पताल में भर्ती हुई, मगर इसके बावजूद सुभद्रा ने राहत बचाव का कार्य रोका नहीं। और शायद यही वजह थी कि इन दंगों के बाद सुभद्रा का कद दिल्ली आला कमान की नजरों में इतना बढ़ चुका था कि देश के प्रबुद्ध सियासी वर्गों को छोड़ दीजिए, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर सुभद्रा का नाम लिया करते थे। मगर नाम लेने के ये मायने मत समझ लीजिएगा कि नेहरू सुभद्रा को सियासत में लाना चाहते थे। दूर दूर तलक ख्यालात नहीं थे नेहरू के जहन में सुभद्रा को सियासत में लाने के, और ना ही सुभद्रा का सियासत में जाने को लेकर कोई इरादा था। मगर हुआ क्या कि 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में दिल्ली से सटी हुई एक लोकसभा सीट थी करनाल, जहां विपक्षी पार्टियों ने एक स्थानीय बड़े उद्योगपति को टिकट दे दिया। बड़े उद्योगपति मतलब इतना बड़ा उद्योगपति कि उसके संगठन में काम करने वाले लोगों की तादाद हजारों में थी।
तो जाहिराना तौर से उन चुनावों में उस उद्योगपति के जीतने की संभावना लगभग 100% हो चुकी थी। और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि दिल्ली के इर्द गिर्द की किसी भी सीट पर किसी विपक्षी पार्टी का झंडा ना फहरे, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का फहरे। मगर अब नेहरू के माथे पर बल पड़ चुके थे कि दिल्ली के बिल्कुल बगल की इस करनाल लोकसभा सीट पर वो किसको चुनावी मैदान में उतारे जो इस उद्योगपति को चुनाव हरा दे। इसी पशोपेश में फंसे हुए थे नेहरू की एक शाम उनकी मुलाकात रफी अहमद किदवई से हो गई। तो बात ही बात में किदवई साहब ने नेहरू से उनकी परेशानी की वजह पूछी, तो नेहरू ने सारा मामला समझाया। रफी साहब चंद घड़ी खामोश रहे और फिर आहिस्ता से नेहरू के समक्ष एक नाम का प्रस्ताव रखा। बोले कि अगर करनाल की लोकसभा सीट से सुभद्रा को टिकट दे दें तो। नेहरू को यकीनन उस दौर में सुभद्रा पर सियासी दृष्टि से उतना भरोसा नहीं था कि क्या सुभद्रा सियासत में इतने बड़े उद्योगपति को चुनावी शिकस्त दे पाएंगी या नहीं। मगर नेहरू के पास कोई विकल्प भी नहीं था, नेहरू को भी समझ नहीं आ रहा था कि किसे टिकट दें। तो नेहरू ने कह दिया कि ठीक है, सुभद्रा से बात कर लीजिए, अगर वो सियासी पदार्पण करने को तैयार हो तो मुझे आपत्ति नहीं है। फिर इसके बाद यही रफी अहमद किदवई तत्काल नेहरू के घर से पहुंचते हैं सुभद्रा के आवास पर और फिर सुभद्रा को उनके सियासी पदार्पण के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर रफी अहमद किदवई के ही कहने पर सुभद्रा 1952 के लोकसभा चुनाव में करनाल की लोकसभा सीट से कांग्रेस के बिल्ले पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हैं। मगर सवाल था कि इतने बड़े उद्योगपति के सामने जिसके पास इतना पैसा है, सुभद्रा महज 2000 रुपयों में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी कैसे? क्योंकि उस दौर में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर चुनावी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए 2000 रुपए सुपुर्द किए जाते थे। बाकी अगर आपके पास धन संपत्ति है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सुभद्रा के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। तो सुभद्रा को यह समूची लड़ाई महज 2000 रुपयों में लड़नी थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, सुभद्रा ने महज 2000 रुपयों में न सिर्फ उस उद्योगपति के सामने चुनाव लड़ा, बल्कि चुनावों में जीत दर्ज कर सदन के भीतर अपनी सदस्यता भी पक्की की। यह जीत यकीनन सुभद्रा के कैरियर के लिए तो बहुत बड़ी थी ही, साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के मान के लिए बहुत बड़ी थी। और शायद यही वजह थी कि इस जीत के बाद पंडित नेहरू का सुभद्रा पर सियासी तौर से भरोसा बहुत अधिक बढ़ गया था। और इसी भरोसे के नाते जब बरस 1957 के दूसरे लोकसभा चुनावों की घड़ी दहलीज पर आई और नेहरू को अंबाला की लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए खतरा महसूस हुआ, तो नेहरू ने सुभद्रा को करनाल से उठाकर अंबाला रवाना कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस दौर में अंबाला की लोकसभा सीट समूचे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ करती थी अपने क्षेत्रफल की वजह से। इस एक अंबाला लोकसभा सीट में आज के हरियाणा के इलाके भी आते थे, पंजाब के इलाके भी आते थे और हिमाचल के शिमला तलक के इलाके भी इसी एक लोकसभा सीट में आते थे। अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े इलाके में चुनाव प्रचार करने के लिए तो सुभद्रा को वही 2000 रुपए मिलने वाले थे, जो 2000 रुपए हर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को मिलते हैं। तो इतने बड़े चुनावी क्षेत्र में महज 2000 रुपयों से सुभद्रा ने किस कदर चुनाव लड़ा होगा, आप और हम महज इसकी कल्पना ही कर सकते हैं आज की सियासत में। और सोने पे सुहागा तो ये कि सुभद्रा को जो 2000 रुपए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिले थे, सुभद्रा ने उन 2000 रुपयों में से भी 233 रुपए बचा लिए थे और उन्हें कांग्रेस के दफ्तर में ले जाकर जमा भी कर दिए थे। यानी महज 1767 रुपए में एक लोकसभा का चुनाव लड़ा था सुभद्रा ने। और महज लड़ा नहीं था, अंबाला की लोकसभा सीट से जो कांग्रेस के लिए दुर्जय मानी जा रही थी, कांग्रेस का झंडा फहरा दूसरी दफा अपनी सदस्यता भी पक्की की थी। और जीत के बाद जब सुभद्रा सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए सदन के भीतर पहुंचती हैं, तो सदन के द्वार पर सुभद्रा को एक नवनिर्वाचित सांसद महोदय मिलते हैं। दुआ सलाम होता है, इल्हाम होता है। इन सांसद महोदय का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो सुभद्रा की वैचारिकी से 180 डिग्री की मुखालफत पर खड़े जनसंघ के बिल्ले से उत्तर प्रदेश की बलरामपुर लोकसभा सीट से करीब 9448 वोटों से जीतकर ताजा सदन में पहुंचे हैं। मगर वैचारिकी मतभेद अलग था। ये तो दो इंसानों की मुलाकातें थीं, दोनों ने साहचर्य के साथ बात करते हुए सदन के भीतर प्रवेश किया। मगर उस रोज ना वाजपेयी को इल्हाम रहा होगा ना सुभद्रा को कि ये इन दोनों का सदन के पटल पर साझा प्रवेश नहीं है, इन दोनों का एक दूसरे की कुंडलियों में साझा प्रवेश है।
और जैसे जैसे वक्त गुजरा यह इल्हाम सदन के सभी सदस्यों को भी हो चला कि सुभद्रा और अटल के बीच कुछ तो रिश्ता है। क्योंकि असल में सुभद्रा और अटल दोनों एक दूसरे से वैचारिकी के स्तर पर कई मुद्दों पर खुली मुखालफत रखते थे और दोनों वक्ता भी अच्छे थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि सदन के पटल पर किसी न किसी विषय पर अटल और सुभद्रा शाब्दिक हाथापाई पर उतर आते थे। खूब जोर आजमाइश होती थी, घंटों घंटों की बहसें हुआ करती थी और अटल और सुभद्रा के बीच होते इस शाब्दिक दो हाथ का जलवा सदन के भीतर ऐसा था कि आम सांसदों और नेताओं को छोड़ दीजिए, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू अटल और सुभद्रा के बीच होते इस वाक युद्ध को देखने के लिए समय निकालकर सदन के भीतर बैठा करते थे। बहुत रास आया करती थी नेहरू को अटल और सुभद्रा की यह अदावत, और शायद यही वजह थी कि बीते 5 बरस से सदन के पटल पर एक दूसरे से शाब्दिक दो हाथ करते अटल और सुभद्रा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के तीसरे लोकसभा चुनाव में असलियत में एक दूसरे से चुनावी दो हाथ करने का मौका दे दिया। और कहीं ना कहीं नेहरू को सुभद्रा पर एक भरोसा था कि सुभद्रा जीवटता के साथ चुनाव लड़ेंगी, और यकीनन सुभद्रा नेहरू के भरोसे पर खरी भी उतरी। पूरी जीवटता के साथ वाजपेयी के खिलाफ वाजपेयी की धरती पर चुनाव लड़ा। हिंदुत्ववादी प्रयोगशाला के भीतर धर्मनिरपेक्षता का परचम बुलंद कर पूरी ताकत के साथ हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी वाजपेयी के खिलाफ। मगर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम यकीनन दुर्जय तो था। इतना आसान नहीं था वाजपेयी को बलरामपुर की धरती पर पटखनी देना। लाख कोशिशें कर ली थी सुभद्रा ने, मगर फिर भी चुनावी पलड़ा वाजपेयी का ही भारी नजर आ रहा था। मगर वो कहते हैं ना, जब अपनी ही ढाल करने पे आ जाए वार, तो अक्सर जीती जंगें भी इंसान जाता ही है हार। वाजपेयी के साथ भी 1962 के उस लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ था। माने वाजपेयी जो जाने जाते हैं अपनी तकरीरों के लिए, जिनके चुनावी तर्कश का अमोघ संधान होती हैं उनकी तकरीरें, उसी वाजपेयी की तकरीर ने वाजपेयी को उनकी जिंदगी के इस सबसे अहम चुनाव में ऐसी शिकस्त दिलवाई कि वाजपेयी ता जिंदगी नहीं भूल सके। जानते हैं हुआ क्या था? असल में अटल बिहारी वाजपेयी एक रोज सुभद्रा के खिलाफ एक रैली में भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते वाजपेयी को न जाने क्या सूझा, जिह्वा पे कौन सी दशा में सरस्वती आके सवार हो गई कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता ने अपने सामने खड़ी महिला प्रत्याशी के खिलाफ इतनी घटिया और इतनी ओछी बात बोल दी कि आज आपको और हमें यकीन ही नहीं हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस रोज मंच से भाषण देते देते कहा कि सुभद्रा जी दिल्ली से आई हैं, आपसे आजकल रोज मुखातिब होती हैं और कहती हैं कि वो 12 महीने 30 दिन आपकी सेवा करेंगी। मगर सच तो यही है ना कि 30 दिन में से कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब महिलाएं सेवा करने के काबिल ही नहीं होती हैं। संकेत स्पष्ट था, अटल बिहारी वाजपेयी महिलाओं के मासिक धर्म के विषय में बात कर रहे थे। किसी महिला प्रत्याशी के विषय में इतनी संवेदनशील बात सार्वजनिक मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्ता कर भी सकता है, ये यकीन से परे है। मगर सच तो सच है, और वाजपेयी ने ये ओछी बात बोल दी थी, जिसके बाद समूचे बलरामपुर को इंतजार था कि आखिर सुभद्रा वाजपेयी के इस वार का कैसा पलटवार करेंगी। क्योंकि वाजपेयी जब भी मंचों से सुभद्रा पर वार किया करते थे, सुभद्रा उनका पलटवार जरूर करती थी और अगली ही रैली में करती थी। तो यकीनन समूचे बलरामपुर को इंतजार था सुभद्रा की अगली रैली का। सुभद्रा की अगली रैली होती है और उस रैली में सुभद्रा वाजपेयी के इस वक्तव्य पर बोलते हुए कहती हैं, ये क्षेत्र भगवान राम की जन्मभूमि का क्षेत्र है और मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि इस अमर्यादित टिप्पणी का मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर रहने वाले लोग क्या जवाब दे सकते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। मैं इस वक्तव्य पर कुछ भी नहीं कहूंगी। मेरी इस बेइज्जती का बदला बलरामपुर की जनता लेगी अटल बिहारी वाजपेयी से। और यकीनन जब चुनाव की घड़ी आई तो बलरामपुर के लोगों ने वाजपेयी को उनके इस शर्मनाक, निंदनीय, असभ्य और अमर्यादित बयान के लिए करारा सबक सिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी अपने दूसरे लोकसभा चुनावों में बलरामपुर की धरती से बुरी तरह शिकस्त खाते हैं।
हालांकि बात के दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी इस टिप्पणी के लिए बेहद खेद हुआ। वो सुभद्रा जोशी के घर पर गए, उनसे क्षमा मांगी, व्यक्तिगत रूप से कई दफा उनसे मुलाकातें की और अपनी इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए क्षमा मांगी। इतना ही नहीं, बाद के दिनों में जब भी सुभद्रा से वाजपेयी की मुलाकात हो जाती थी, वाजपेयी तत्काल अपने उस बयान के लिए सुभद्रा से क्षमा मांग लेते थे। कई दफा ऐसा भी नज़ारा लोगों ने देखा कि सुभद्रा से बातें करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की आंखें छलक आती थीं। वैसे आंखें तो एक और प्रधानमंत्री की छलक आती थी, वो जब भी सुभद्रा का नाम सुना करती थी। नाम तो आप सभी जानते होंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सवाल उठ रहा होगा, इंदिरा के साथ सुभद्रा ने ऐसा क्या कर दिया था कि सुभद्रा का नाम लेते ही इंदिरा की आंखें छलक आती थी। दरअसल जिस दौर में सुभद्रा अपने सियासी सफर की उड़ान पर थी, उसी दौर में लुटियंस के गलियारों में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी और सुभद्रा जोशी के अफेयर्स के चर्चे आम थे। हर नुक्कड़ चौक चौराहों पर खड़े लोग सुभद्रा जोशी और फिरोज गांधी के विषय में बातें करते हुए नजर आते थे और यही वजह थी कि शुरुआती दिनों में इंदिरा सुभद्रा को कतई नहीं पसंद करती थी, बहुत दुखी रहा करती थी सुभद्रा से इंदिरा। तो यही हुआ सुभद्रा के साथ। आहिस्ता आहिस्ता सुभद्रा को दरकिनार किया जाने लगा, नेपथ्य में चली गई सुभद्रा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुभद्रा की उम्र भी हो चली थी, तबीयत भी खराब रहने लगी थी। तो सुभद्रा दिल्ली में अपने आवास पर सुकून से रहती थी। यदा कदा कुछ संभ्रांत लोग उनसे मिलने जाया करते थे। हालांकि इस दुनिया में लोग मिलने उसी से जाते हैं जिससे कोई काम हो, और सुभद्रा किसी का कोई काम तो करा नहीं सकती थी, तो उनसे मिलने जुलने वाले लोगों की तादाद भी धीरे धीरे बहुत सीमित हो गई। और फिर बरस 1995 आते आते सुभद्रा अल्जाइमर से पीड़ित हो गई। 1999 में सुभद्रा का आखिरी दफा एक विस्तृत साक्षात्कार छपा था। उसके बाद आपको सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक स्थान पर सुभद्रा का नाम कभी देखने को नहीं मिलेगा। और इसी तरह बरस 2003 में सुभद्रा का यह सफरनामा सियालकोट से शुरू हो दिल्ली की सरजमी पर समाप्त हो जाता है। यह सुभद्रा जोशी की कहानी है। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, जाना नहीं है। पिछली दफ़ा वादा नहीं दिया था आप सबने, इस दफ़ा दीजिए वादा कि अगला सत्र आने तक हमेशा खुश रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे।